ISPR ने हाल ही में तस्दीक की है कि शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 8 भारतीय हमायत याफ्ता खवारिज को मारा गया है। अस्करी और इंटेलिजेंस हलकों में ये चिमुगैयां तेज हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां भी कर रहा है। इस बार फॉल्स फ्लैग किस किस्म का हो सकता है? क्योंकि आप इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की एक ट्वीट भी हमारे सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि आवर नेबर इन द करंट सिचुएशन कैन कमिट एनी मिस एडवेंचर, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो इंडिया विल एक्ट और डिसाइसिवली एक्ट करेगा। क्या कहेंगे आप इस सारी सिचुएशन में? जी देखें, आप इस लार्जर जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को अगर देखें तो जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करना था तो उससे तकरीबन 2 दिन पहले इन्होंने अपनी जो प्रॉक्सी अफगानिस्तान के अंदर मास्टर प्रॉक्सी मौजूद है अफगान तालिबान, उनको कहा कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे और उन्होंने पाकिस्तान के 53 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अटैक किया। उसका जवाब फिर पाकिस्तान ने दिया। 2 दिन के बाद इन्होंने ईरान के ऊपर अटैक शुरू कर दिया। तो वहां से पिक्चर क्लियर होती है कि ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से राइजिंग लाइन 1 में डी एस्केलेशन की और पाकिस्तान ने अपना वेट जो है वो फोर्सेस ऑफ पीस के उस तरफ थ्रो किया और फिर डी एस्केलेशन भी हुई। इसराइल नहीं चाहता था कि पाकिस्तान दोबारा से अपना कोई डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर सके, तो इन्होंने पाकिस्तान को पहले तो अफगानिस्तान के अंदर इंगेज करने की कोशिश की। फिर उसके बाद अभी कल से जिस तरीके की राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट, जयशंकर की स्टेटमेंट और उसके बाद इंडिया के अंदर जो एक फ्रेंजी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है मोदी का गोदी मीडिया, सो ये बात वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि वो अफगान तालिबान से तो बन नहीं सका, तो अब पाकिस्तान क्योंकि लीड कर रहे हैं नेगोशिएशन को, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट हुकूमतें अपनी जगह, लेकिन जो अवाम है, पब्लिक है, वो चाहती है डी एस्केलेशन हो, अमन आए, पीस आए, तो उनकी सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है। जहां पे इंडिया और इसराइल दुनिया के हेटेड तरीन ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान दुनिया का पॉपुलर तरीन मुल्क इस वक्त बन के आया और पाकिस्तान की लीडरशिप भी दुनिया की बेहतरीन लीडरशिप और पॉपुलर तरीन लीडरशिप बन के इस वक्त उभर रही है। सो ये बात इंडिया से भी एक तो हजम नहीं हो रही, दूसरा इसराइल भी चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया जाए। सो लिहाजा इस वजह से ही एक एनवायरनमेंट, एक पैनिक शायद क्रिएट करने की इंडियंस कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई ऑपरेशन सिंदूर 2 या इस तरह की कोई हरकत कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पैनिक जो है, इसराइल की तो ख्वाहिश होगी कि इंडिया के थ्रू पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए, लेकिन इंडिया के साथ जो हुई है मई के अंदर, इनको 1000 दफा सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने के लिए। और जो अफगानिस्तान के थ्रू इन्होंने पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, आपने देख लिया, वो इवेंट इनसाइड पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड नोज कि हमने फिर वहां पे दहशतगर्दों के साथ क्या किया। और अगर इंडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं पाकिस्तान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम फिर विल मेक देम रिग्रेट द डे कि जिस दिन मोदी तल अवीव गया था नेतन्याहू से अभी मिलने के लिए। सो करके देख लें ट्राई, इनको पता चल जाएगा। अमेरिका की जानिब से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान की फिजाइया, बहरिया और मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान मुसलसल जवाबी हमले भी कर रहा है। आप इस जंग में दोनों ममालिक की हकीकी अस्करी सलाहियत का तकाबली जायजा कैसे पेश करेंगे? जी देखें, इस जंग को जिस तरीके से अमेरिका लेके, सबसे पहले अगर हम जंग को स्टडी करें, एनालाइज करें, तो सबसे पहले तो जो एग्रेसर होता है या जिसने अटैक इनिशिएट किया, उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे 2 एक्टर्स, 2 प्लेयर्स थे मिडली, एक इसराइल और एक अमेरिका, जिसने ईरान के ऊपर अटैक किया। जब 2 प्लेयर्स मिलके किसी मुल्क के ऊपर अटैक करते हैं तो एक चीज तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी उसके ऊपर होती है और वो होते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन सबसे पहले आपने देखा कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत हुई तो उसके बाद ये जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे, उन दोनों में दरमियान में इख्तलाफ आना शुरू हो गया। विद इन 24 टू 48 आवर्स अमेरिका और इसराइल के दरमियान, अमेरिका ने कहा कि जी हम नहीं चाहते थे रजीम चेंज हो, और इसराइल कहता था हम रजीम चेंज एंड बियॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो इसराइल ने जो अपना ऑब्जेक्टिव था उसको ओपन एंडेड रखा, और अमेरिका ने बहुत जगहों के ऊपर इख्तलाफ दोनों में ये देखने में आया कि जब अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करके फेस सेविंग लेके इस जंग से निकलने की कोशिश की, लेकिन इसराइल पुश करता रहा कि वो किसी तरह से इसको ओपन एंडेड रखे। यानी वो क्लियर नजर आ रहा था कि ओपन एंडेड वही मुल्क अपने ऑब्जेक्टिव्स को रखता है जिसका प्लान ये होता है कि उसने जंग को इंक्रीज करना होता है, जंग को फैलाना होता है, या अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए जंग को लंबा खींचना होता है। दूसरा इनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये था कि इन्होंने रजीम चेंज के बाद ईरान के अंदर इनका प्लान ये था कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत होगी तो उसके बाद ईरान के अंदर लोग सड़कों पे निकलेंगे, और दूसरा जो है अमेरिका के अंदर भी लोग सड़कों पे निकलेंगे, खुशी मनाएंगे। लेकिन वो भी एक ग्रेव मिसकैलकुलेशन हुई। फिर उसके बाद थ्रू आउट द वॉर वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते रहे, और अल्टीमेटली आपने देखा कि अभी जो सबसे फेमस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है अमेरिका ये कहता है वो ये है कि मैं स्टेट ऑफ स्टेट, जी, जो कि इन द फर्स्ट प्लेस खुली हुई थी जब इन्होंने जंग स्टार्ट की। सो उसके बाद
जो जंग अमेरिका ने अपनी जिस तरीके से अमेरिका ने डीकैपिटेशन की बात की, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हम मिसाइल सिस्टम जो ईरान की कैपेसिटी है टू मेक मिसाइल्स हम उसको खत्म करेंगे, ईरान की कैपेसिटी टू मेक ड्रोन्स हम उसको खत्म डिप्लीट करेंगे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के ऊपर तो वो करते रहते हैं बातचीत, उसमें तो अब कोई रियलिटी या एनालिटिकल रियलिटी उसके पीछे रही नहीं, क्योंकि हर थोड़े दिनों के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका की स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा तजाद देखा गया। हम्म। तो उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट इस एसिमेट्रिक वॉर में एसिमेट्री जिस तरीके से अप्लाई की, ईरान ने अमेरिका के अटैक की कॉस्ट ग्रेजुअल किस तरीके से इंक्रीज की, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हो या डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग हो, या ईरान ने अपना जो जिसको आप कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू अमेरिकन अटैक जो चीप असलहा इस्तेमाल किया, सस्ता असलहा इस्तेमाल किया, जिसमें रॉकेट से, जिसमें ड्रोन से, तो वॉर की जो नई डायनामिक्स ईरान ने क्रिएट किए हैं, उसकी वजह से अमेरिका और ईरान की ये जो जंग है, इसने बिल्कुल एक एक जो मिलिट्री हिस्ट्री है, या आप उसको ये कहें कि पिछले 25 से 30 सालों में जिस तरीके से जंगें लड़ी जाती हैं और ये मॉडर्न वॉर, रिमोट वॉरफेयर के दौर में जिस तरीके से जंगें लड़ी जाती हैं, उसमें ईरान ने वॉरफेयर की एक नई तारीख रकम की। राइट। और जो ईरान और हिजबुल्ला ने जो इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अबीब और दीगर इलाकों पर मिसाइल दागे हैं, जबकि खलीज फॉरेस्ट में इसराइली ऑयल टैंकर एको 1 को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फिजाई हमलों के बावजूद ईरान का इस लेवल पर और इतनी एक्यूरेसी के साथ जवाबी वॉर करना किस अस्करी सलाहियत और महफूज जेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है? जी देखिए, ईरान की जहाँ तक आप बात करते हैं, ऑल्दो ईरान ने बड़ी अच्छे तरीके से जंग लड़ी है, ईरान की जो एंड्योरेंस है वो ईरान की स्ट्रेंथ है। हम्म। लेकिन जहाँ पे प्रिसिजन स्ट्राइक्स की बात है, जहाँ पे अगर इसराइल का आपके मुल्क ईरान के अंदर इतना डीप इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस का कि उन्होंने एक बाकायदा डीकैपिटेशन की किल चेन क्रिएट की हुई है। सो उस हिसाब से अगर आप उनका ये ईरान ने जितनी अपनी उसकी उसके ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया, उस अटैक के बाद ईरान ने जिस तरीके से रेजिलियंस और एंड्योरेंस दिखाई है, वो ईरान की एक स्ट्रेंथ है। लेकिन जहां तक अटैक करने की बात है इसराइल को, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं इसराइल की, कुछ को ईरान ने एक्सप्लॉइट किया है, कुछ को वो बेहतर समझते हैं, वो किस तरीके से जंग को लेके जाना चाहते हैं, एस्केलेशन लैडर को किस तरीके से वो इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी अभी भी इसराइल की वल्नरेबिलिटीज ऐसी हैं जिनको ईरान ने एक्सप्लॉइट नहीं किया, जो कि हो सकती हैं। तो जिस तरीके से इसराइल के जो इंटेलिजेंस है वो ईरान के अंदर लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को डिस्क्लोज कर रही है, मुझे एक कमी फील होती है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि वो उस तरीके से इसराइल के अंदर पेनिट्रेटेड नहीं है। उसके अलावा बाकी जहां तक एंड्योरेंस की बात है, जहां तक फाइट को कंटिन्यूड रखने की बात है, जहां तक रेजिलियंस की बात है, वो उसमें ईरान का कोई आपने देखा कि कोई सानी नहीं है। इस जंग ने ये बात वाज़ेह की।